प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हम साझेदारी के संदर्भ में यहाँ देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उन मदों की पहचान कीजिए जिनके संदर्भ में प्रवेश के समय समायोजन किया जाए। यानी जब भी नया साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, तो कौन कौन से समायोजन जो है वो फर्म द्वारा किया जाएगा। देखिए, पहले बात करते हैं नए साझेदार का प्रवेश क्यों। अगर फर्म का विकास विस्तार करना है, नए लोग चाहिए, नई पूंजी चाहिए, तो निश्चित रूप से हम नए साझेदार एज पर प्रोविजंस जैसे की डीड बनी गई है उसके अनुसार नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। अब नया साझेदार दो प्रकार की धनराशि व्यापार में लगाता है। पहला जिसे हम कहते हैं पूंजी, और इसके लिए उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलता है, और दूसरा लाभों में हिस्सा प्राप्ति के लिए जो धनराशि लाई जाती है वो होती है गुडविल यानी कि ख्याति। लेकिन प्रवेश के समय सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका लाभ हानि विभाजन अनुपात, जिसके अंतर्गत हम पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात, इन तीन रेशियोज पर हम जानकारी लेते हैं। पुराना अनुपात होता है, माना कि राम और श्याम दो साझेदार है, मोहन एडमिशन लेता है, तो मोहन के एडमिशन से पहले जो भी राम और श्याम का लाभ हानि विभाजन अनुपात है वह आपका कहलाता है पुराना अनुपात यानी कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो। और मोहन को शामिल करते हुए अब जो राम, श्याम और मोहन का अनुपात होने वाला है उसे हम कहते हैं नया अनुपात। और मोहन के एडमिशन से राम और श्याम के हिस्से में जो कमी आती है या जितना वो त्याग करते हैं उनमें कमी आती है, रिडक्शन आती है, उसे हम कहते हैं त्याग का अनुपात। तो इन तीनों पर हमें चर्चा करनी होती है। पुराना अनुपात दिया गया होगा, या तो नया अनुपात दे देगा त्याग का पूछ लेगा, या त्याग का दे करके नया अनुपात पूछ लेगा, या इस प्रकार की सिचुएशन होगी जैसी कि हमने पूर्व में जानकारी ली है, जिससे हम नया, पुराना या त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है वो होता है नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी। जब भी नया साझेदार पूंजी की राशि नगद में लाता है, हम प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नगद के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के रूप में भी अगर वो धनराशि लेकर के आता है, हम प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट अदर जितने भी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है संचित लाभों या जो हानियां हैं, जो लॉसेज है, एकत्रित हानियां, उनका वितरण किस प्रकार किया जाए। देखिए, अगर मोहन एज ए न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उसके प्रवेश से पहले जितना भी लाभ संचित है या जो एकीकृत हानियां वो किसकी है, वो राम और श्याम की है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। फिर आता है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, इनका रिवैल्यूएशन करना। रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए संपत्ति का मूल्यांकन कम या ज्यादा पर किया गया है, पुस्तकों में जो असेट्स दर्ज है वो उसका वास्तविक मूल्य नहीं है, उस पर हाश कम लगाया गया है, हाश नहीं लगाया गया है, या ज्यादा दरों से लगाया गया है, तो उस कंडीशन में उनका वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटी, जो ऐसी संपत्ति, ऐसे दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं हो, उन्हें पुस्तकों में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन, जो कभी भी नए साझेदार का प्रवेश या हम जो नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे डेथ और रिटायरमेंट, इसमें जो महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है गुडविल, यहाँ आकर के हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दिमाग पर एक थोड़ा सा स्ट्रेस आता है भी अब गुडविल को कैसे करें। बाकी प्रश्न कंपैरेटिवली काफ़ी सरल होता है, हालांकि हम ख्याति पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भी अपने किसी प्रकार की दुविधा नहीं आती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो ख्याति क्या होती है, एक अदृश्य संपत्ति होती है, व्यापार की आकर्षण शक्ति होती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं ख्याति की गणना की विधियां कौन कौन सी है, ख्याति के संदर्भ में प्रविष्टि कैसे की जाए, नया साझेदार जब ख्याति की राशि नगद में लाए या नगद में नहीं लाए, अलग अलग कंडीशन में एंट्रीज क्या होने वाली है। और लास्ट में आ जाएगा साझेदारों की पूंजी का समायोजन, यानी एक तो नया साझेदार प्रवेश करे, वह पूंजी की राशि नहीं लाए तो क्या समायोजन होगा, या अब से यानी नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात
अब लाभों को जो है आपको पूंजी को है लाभ के अनुपात में रखना है, तो क्या समायोजन करेंगे? ये सारी जो मदें हैं अपन 6 पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। इन 6 का क्या करना आपको एडमिशन के समय समायोजन करना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना क्यों की जाएगी? तो देखिए, अब नया साझेदार एडमिशन कर रहा है भाई, प्रश्न कहता है राम और श्याम अगर लाभों को 2:1 में बांट रहे हैं और मोहन एडमिशन ले रहा है 1/4 हिस्से के लिए, तो राम और श्याम का भी नया अनुपात क्यों निकाला जाए? तो नया अनुपात डेफिनेटली निकालना पड़ेगा, क्योंकि नए साझेदार के एडमिशन के पश्चात अब जितना भी लाभ या हानि होता है वो सभी साझेदारों में जाएगा। तो मोहन को एडमिशन दोगे तो उसका लाभ का हिस्सा भी तो होगा, तो उसको लाभ में हिस्सा दोगे तो निश्चित रूप से राम और श्याम में कमी आ जाएगी, और जितना कमी आएगा उसको हम त्याग का अनुपात कहते हैं। तो लाभ हानि वितरण के लिए क्या किया जाता है, नया अनुपात ज्ञात किया जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात जो भी लाभ होगा उसे सभी साझेदारों में वितरित किया जाएगा। इस हेतु पुराने साझेदारों का भी नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करते हैं। न्यू शेयरिंग रेशियो की जो है कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि अब वो 2 साझेदार नहीं है, अब साझेदार कितने हो गए फर्म में, 3 हो गए। लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन 3 साझेदारों के अंतर्गत किया जाएगा, तो अनुपात भी तीनों साझेदारों का निकाला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, त्याग का अनुपात क्या है, इसकी गणना जो है किस प्रकार से दर्ज की जाती है? देखिए, पहले हम समझते हैं त्याग का अनुपात होता है क्या है, फिर हम जानकारी लेंगे इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, और बाद में आएगा इसकी आवश्यकता क्या है। जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से उसे लाभों में कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य मिलेगा। भाई ऐसे तो क्यों प्रवेश करेगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा तभी तो प्रवेश करेगा। तो जो नए साझेदार को लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से यह क्या करेगा, पुराने साझेदारों के लाभ हिस्से में कमी करेगा, और जो पुराने साझेदारों के लाभ हिस्से में जो कमी होता है, जो रिडक्शन होता है, उसे ही हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि त्याग का अनुपात। ज्ञात कैसे करेंगे, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाया जाता है, और इसे ज्ञात करने का रीजन क्या है? रीजन ये है, कारण ये है कि जब भी नया साझेदार एडमिशन लेता है 2 प्रकार की राशियां लेके आता है। पहला संपत्ति में हिस्सा प्राप्ति के लिए पूंजी, और दूसरा ख्याति में हिस्सा, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की राशि लेकर के आता है। तो भाई जो नया साझेदार एडमिशन ले रहा है उसे आप लाभ में हिस्सा देंगे, इससे पुराने साझेदारों के लाभों में कमी हो रही है। और लाभ के लिए नया साझेदार क्या लेके आ रहा है, गुडविल यानी ख्याति। तो वो जो लाई गई ख्याति है, पुराने साझेदारों के लाभ में जितनी कमी होती है, यानी जो त्याग का अनुपात होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। यही हमें देखना है, क्या होता है त्याग का अनुपात, नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में कमी आ जाती है, और वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने हेतु सहमत होते हैं, क्या कहलाएगा, त्याग का अनुपात। भाई मोहन एडमिशन ले रहा है, मोहन को जो लाभ में हिस्सा दिया जाएगा उसके लिए राम कितना त्याग कर रहा है, श्याम कितना त्याग कर रहा है, उनके लाभ हिस्से में क्या रिडक्शन आ रहा है, बस वही त्याग का अनुपात है। फॉर्मूले के रूप में पढ़ें तो पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। क्यों ज्ञात किया जाता है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित की जाएगी। भाई नया साझेदार लाभ के लिए तो ख्याति लेके आता है, तो वो तो ख्याति लेके आया, और जो उसे लाभ में हिस्सा दे रहा है, यानी जिनमें कमी हो रहा है, वो उसी अनुपात में उस ख्याति की राशि को रख लेगा। यानी नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किन अवसरों पर त्याग के अनुपात का प्रयोग होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ज्ञात किया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात हमेशा नए साझेदार के प्रवेश पर होता है, क्योंकि नया साझेदार जो भी ख्याति की राशि लेकर के आता है उसे हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में वितरित किया जाता है। नए साझेदार के अनुपात पर त्याग के अनुपात की गणना, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में
त्याग के अनुपात में वितरित की जाती है। किस प्रकार? हम प्रविष्टि देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल त्याग का अनुपात। जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो त्याग का अनुपात है, उसमें क्या की जाएगी? वितरित की जाएगी। तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल। और अगर नगद नहीं भी लाता है तो न्यू पार्टनर्स टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, लेकिन करेंगे कौन से अनुपात में? त्याग का अनुपात। सीधा सा प्रश्न है, त्याग का अनुपात कब ज्ञात करेंगे? नए साझेदार के प्रवेश पर। क्यों ज्ञात किया जाता है? नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में चूंकि त्याग के अनुपात में वितरित की जाती है, इसीलिए हमें त्याग के अनुपात की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यदि प्रवेश के समय ख्याति फर्म की पुस्तकों में विद्यमान हो और नया साझेदार अपने लाभ के भाग में नगद ख्याति लेकर के आता है, तो विद्यमान ख्याति, जो ऑलरेडी ख्याति खाता खुला हुआ है, उसके लेखांकन का व्यवहार क्या होगा? देखिए, गुडविल ख्याति के संदर्भ में हमने लेखा मानक 26 AS 26 के अंतर्गत बात की थी कि चाहे ख्याति नगद खरीदी गई हो या स्वअर्जित ख्याति हो, जब भी फर्म का पुनर्गठन किया जाए उस विद्यमान ख्याति को बंद कर दिया जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ध्यान में रखना है, जब तक ख्याति के लिए भुगतान नहीं हो गुडविल ख्याति खाता नहीं खोला जाए, यानी स्वअर्जित ख्याति के लिए ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं खोला जाएगा। अगर क्रय की गई है या पुस्तकों में ख्याति खाता दर्ज है, तो जैसे ही नए साझेदार का प्रवेश होता है या किसी साझेदार के डेथ या रिटायरमेंट होता है, इन शॉर्ट फर्म का अगर पुनर्गठन होता है, तो उस गुडविल को ख्याति को बंद कर देंगे। प्रविष्टि क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फर्म के पुनर्गठन पर यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, आपको क्या पता चलेगा खुला हुआ है? पता ये चलेगा कि जो बैलेंस शीट है कि संपत्ति पक्ष में जो है वह राशि दर्ज होगी, लिखी हुई होगी, इससे पता चल जाएगा कि वो पुस्तकों में दर्ज है। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में है, यानी उसका डेबिट शेष है, तो बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। और कौन से अनुपात में? अनुपात जो आएगा यहां पर, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल में पुराना अनुपात। हाँ, अगर नगद में लाई जाती गुडविल तो उसके लिए अलग प्रविष्टि होती, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल, लेकिन वह राशि भी ख्याति खाता वहां पर भी बंद होता है। फिलहाल तो आपको यही पूछा है कि विद्यमान जो ख्याति है, ऑलरेडी जो अवेलेबल पुस्तकों में ख्याति है, उसका क्या करना है? तो भाई उस ख्याति को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। किसमें बंद करेंगे? पुराने साझेदार में। कौन से अनुपात में? पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बंद किया जाएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको एक लाइन बताई थी, किसी भी अवस्था में जब भी नया साझेदार एडमिशन लेता है, साझेदार की डेथ होता है या रिटायरमेंट होता है, ओवरऑल लास्ट जो रिजल्ट है वो यही रहना है कि जो नई बैलेंस शीट बनने वाली है उसमें ख्याति का मूल्य सदैव क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है, जीरो रहने वाला है, क्योंकि उसे पुस्तकों में दर्ज नहीं करना है। फर्म के पुनर्गठन पर नए चिट्ठे में ख्याति का मूल्य शून्य होगा। अर्थात
पुनर्गठन पर ख्याति खाता बंद कर दिया जाता है, चाहे वह स्वार्जित ख्याति हो या क्रय की गई ख्याति। क्योंकि लेखा मानक 26 जो ही कहता है वो इस प्रकार से है कि गुडविल जब तक खरीदी ना जाए पुस्तकों में दर्ज ना करें, और अगर खरीदी गई है उसे पुस्तकों में दर्ज किया गया है या ऑलरेडी वो स्वर्जित है पुस्तकों में दर्ज है तो उसे क्या कर दिए, धीरे धीरे जो है एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना, अपने को प्रतिवर्ष राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पुनर्गठन हो रहा है, नया साझेदार का एडमिशन, डेथ या किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो रहा है, पुनर्गठन की स्थिति है, तो तुरंत प्रभाव से उस ख्याति की राशि को बंद कर दिया जाए। ख्याति खाता शून्य पर ले आए। एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? देखिए, जब भी नया साझेदार एडमिशन लेता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बैलेंस शीट के अंतर्गत फर्नीचर, प्लांट, मशीन इनका जो मूल्य दिया गया है वो वास्तविक मूल्य हो सकता है वह राशि कम पर लिखी गई हो, ऐसा भी हो सकता है वह राशि ज्यादा पर। उसके रीजंस क्या है, कारण क्या है, वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। अगर हम इन्वेस्टर्स को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टर से व्यापार की तरफ अट्रैक्ट हो तो हम लाभ ज्यादा बढ़ा करके लिखते हैं, संपत्तियों को अधिक मूल्य पर लिख देते हैं, दायित्वों को घटा करके लिखते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई गुप्त संचय बने, सीक्रेट रिजर्व बने, तो हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या है, नए साझेदार के प्रवेश से पहले संपत्ति और दायित्व कम या अधिक मूल्य पर हो सकती है। उन्हें वास्तविक मूल्य पर लाने हेतु या कुछ ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो अनरिकॉर्डेड है, अभिलेखित नहीं है, जिन्हें पुस्तकों में दर्ज नहीं किया हुआ है, उनको पुस्तकों में लाने के लिए हम क्या बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। पहले से दर्ज संपत्ति और दायित्व अगर मूल्य कम या ज्यादा लिखा हुआ है तो वास्तविक मूल्य पर लाने हेतु, या ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है उन्हें दर्ज करने हेतु हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, क्या आप उचित समझते हैं कि साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है उनका मूल्य कम या ज़्यादा पर लिखा गया हो। भाई एज ए न्यू पार्टनर, जैसे मान लो कि भाई मेरा कोई व्यापार चल रहा है, आप उसमें नया साझेदार बनना चाहते हैं, तो नया साझेदार बनना चाहते हैं, मैंने पुस्तकों में लिख दिया कि भाई फर्नीचर 10 लाख का है, बिल्डिंग 50 लाख की है, कंप्यूटर 5 लाख का है, तो क्या आप उन पुस्तकों पर ट्रस्ट कर लेंगे? निश्चित रूप से आप नए साझेदार के रूप में एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल पूरी जांच पड़ताल करेंगे, क्या संपत्तियां जो पुस्तकों में दर्ज है उनका वास्तविक मूल्य वही है, क्या दायित्व जैसा कि पुस्तकें बता रही है क्या वही, उससे कम या ज्यादा तो नहीं है। तो निश्चित रूप से अपने क्या करना है, इनका रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन तो अवश्य करना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ संपत्तियां पुस्तकों में दर्ज नहीं हो, कुछ दायित्व जो व्यापार के हैं, फर्म के हैं, लेकिन पुस्तकों में दर्ज नहीं हो, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व संपत्ति और दायित्व कम या अधिक मूल्य पर हो सकती हैं, उन्हें वास्तविक मूल्य पर लाने हेतु या कुछ गैर अभिलेखित, चाहे वे संपत्तियां हो या दायित्व हो,
जिनको पुस्तकों में लाने हेतु पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब बात करेंगे इसके संदर्भ में लेखांकन जो है वो किस प्रकार से होगा, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन की जो प्रविष्टियां हैं वो किस प्रकार से दर्ज की जाएगी। तो बात करते हैं प्रविष्टि की, तो सबसे पहले हम चलेंगे संपत्ति की तरफ। संपत्तियां जिनका डेबिट शेष होता है, तो डेबिट शेष संपत्ति का ये हमें पता है। अब हम बात करते हैं अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है, स्टॉक जो 1 लाख पर दिया गया है उसका पुनर्मूल्यांकन 1,20,000 पर किया गया है, तो निश्चित रूप से 20,000 से स्टॉक की राशि बढ़ गई। संपत्तियां जो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस रखती है अगर उनमें वृद्धि होता है तो और डेबिट कर दिया जाएगा। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर हमें क्या करना है, असेट्स को डेबिट, क्योंकि स्टॉक 1 लाख के स्थान पर 1,20,000 आ गया। अब यहां कितना लिखा जाएगा, 1 लाख, 1,20,000 या 20,000, तो यहां पर जो राशि आएगी, अमाउंट जो आएगी वो कौन सी आएगी, वृद्धि राशि। जितना अमाउंट में वृद्धि हो रहा है केवल वही अमाउंट, वही राशि जो है यहां पर दर्ज की जाएगी। और इसी प्रकार अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, संपत्ति जिसका डेबिट बैलेंस होता है कम होने के कारण क्या आ जाएगा, उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन सी राशि आएगी, कमी राशि से जो इसकी प्रविष्टि है, एंट्री है, वो आपको दर्ज करना है। विपरीत में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है या ये जो आपकी संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है इसका प्रभाव रिवैल्यूएशन पर बनेगा। रिवैल्यूएशन जो कि एक नाम मात्र खाता है, तो इससे बढ़ने या घटने पर जो भी होने वाला लाभ या हानि है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो लाभ हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, पुनर्मूल्यांकन पर हानि है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और दायित्वों में बिल्कुल इसका विपरीत चलेगा। विपरीत कैसे, दायित्व जो कि अपना क्रेडिट शेष रखते हैं और अगर दायित्वों में वृद्धि हो रही है तो और क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर कमी हो रही है तो उसका इनवर्स। तो दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व ऑलरेडी क्या बैलेंस रखते हैं, क्रेडिट शेष, और वृद्धि हो रही है तो और क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितना भी वृद्धि राशि होती है। और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि से क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पुनर्मूल्यांकन पर हानि। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लाभ है, डेबिट हो रहा है, हानि। देखिए यहां पर रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट, तो ये पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ये पुनर्मूल्यांकन पर हानि, ये भी पुनर्मूल्यांकन पर क्या है, हानि। क्योंकि लॉस हुआ है, दायित्व क्या हो गए, बढ़ गए। एक लेनदार है सतीश, जिसे हमें 10,000 का भुगतान करना था, अकाउंट संभाले, चेक किए तो पता चला हिसाब 10 का नहीं 12,000 का है, तो 2,000 से दायित्व बढ़ गए, तो निश्चित रूप से क्या ये फर्म के लिए हानि है, लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, वहां पर डेबिट कर देंगे। और बिल्कुल इसका विपरीत, यानी कि दायित्व के मूल्य में कमी अगर हो जाती है तो हम वहां पर क्या प्रविष्टि करेंगे, तो लायबिलिटीज जो अपना क्रेडिट शेष रखता है, कमी होने पर क्या कर दिया जाएगा, लायबिलिटीज को डेबिट। कौन सी राशि से, जो भी उनका वृद्धि राशि है उस राशि से। अब बात करते हैं ऐसी संपत्तियां, ऐसे दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, जिन्हें पुस्तकों में दर्ज करना है। व्यापार के अंदर रिवैल्यूएशन किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया, जांच पड़ताल की गई, तो सामने आया कि एक स्टॉक जो अपने पुस्तकों में दर्ज नहीं है लेकिन व्यापार में ऐसा स्टॉक है, या एक लेनदार जिसकी प्रविष्टि पुस्तकों में नहीं की है लेकिन वो हिसाब में लेकर के आना, उसे वह राशि चुकानी है। तो गैर अभिलेखित संपत्तियां जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है लेकिन अब पता चल गई, तो ऐसा तो नहीं है ना पुस्तकों में लिखेंगे नहीं, बिल्कुल इन्हें पुस्तकों में लाया जाएगा। तो जो संपत्तियां पुस्तकों में नहीं थी अब लेकर के आ रहे हो, तो निश्चित रूप से उनमें क्या हो गई, वृद्धि, क्योंकि पहले शून्य था अब बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा, रेस्पेक्टिव असेट्स, या जो आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं उन संपत्तियों का नाम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, अपनी लाभ की राशि है। संपत्ति मिल गई, व्यापार में लाभ होगा। और इसी प्रकार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, गैर अभिलेखित अगर दायित्व दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, दायित्वों को क्रेडिट।
क्योंकि जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, अब जिनके बारे में जानकारी हो रही है तो वृद्धि हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। और ये क्या होगी आपकी पुनर्मूल्यांकन पर हानि। ये इस प्रकार से आपको संपत्ति में वृद्धि कमी, दायित्व में वृद्धि, दायित्व में कमी और गैर अभिलेखित संपत्ति और दायित्व। अब इन जो 6 प्रविष्टि लिखी है इसके अंतर्गत हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ज्यादा या क्रेडिट हो रहा है ज्यादा, और वह बैलेंस क्या कहलाएगा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या पुनर्मूल्यांकन पर हानि। क्या प्रविष्टि करेंगे, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, लाभ कब होगा, जब पुनर्मूल्यांकन खाते का जमा शेष हो तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। और हानि होगी, इसका मतलब कब आएगा, जब नाम शेष हो। और यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, जो भी पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होता है, पुनर्मूल्यांकन नॉमिनल अकाउंट है, जो भी लाभ या हानि होगा उस साझेदारों के अंतर्गत उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जाएगा, नए अनुपात में या त्याग के अनुपात में नहीं। इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष अर्थात पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि तो कहां जाएगा, जितना भी रिवैल्यूएशन का अंतर है वो आपका पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या पुनर्मूल्यांकन की हानि होती है, कहां जाएगी, साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कौन से अनुपात में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विभाजित करेंगे। अगला प्रश्न कहता है ख्याति क्या है और इसको प्रभावित करने वाले घटक या जो तत्व है वो क्या होता है। तो गुडविल ख्याति की जब हम बात करते हैं, व्यापार की एक अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसका भौतिक स्वरूप, रंग रूप, आकार नहीं होता है, ये एक अमूर्त संपत्ति होती है। गुडविल क्या होती है, ख्याति व्यापार की आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापार की तरफ खींचती है, या ऐसा कहें कि एक जो नया स्थापित व्यापार है उसकी तुलना में अधिक लाभार्जन क्षमता रखती है। वो सारे फैक्ट्स क्या कहलाएंगे, आपके गुडविल कहलाएंगे, ख्याति कहलाएंगे। ख्याति एक अदृश्य अमूर्त आभासी संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स है। यह व्यापार की आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। बार बार जो कस्टमर है उसी व्यापार की तरफ जाता है कि भाई शर्ट तो हमें वहीं से ही खरीदना है, या राशन का सामान तो वहीं से खरीदना है, वो अच्छा रखता है, या कपड़ा अगर खरीदना है अपने को तो वहीं से ही खरीदना है, वो व्यापारी अच्छा है, मोल भाव अच्छा कर लेता है, दुकान की लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छे पर है, प्राइसिंग ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बिहेव अच्छा, बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से ग्राहक बार बार वहाँ रिपीट होता है, आकर्षित होता है, उसे हम गुडविल यानी कि ख्याति कहेंगे। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। जो नया अगर कोई व्यापार होगा उसकी तुलना में यहाँ क्या आएगा, अधिक लाभ कमाएगा। और लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को
क्या कहा जाता है? ख्याति यानी गुडविल। यानी कि नए स्थापित व्यापार की तुलना में पुराना व्यापार जो अधिक लाभ कमाएगा उसका मौद्रिक मूल्य क्या निकल करके आएगा, वही आपकी गुडविल होती है, आपकी ख्याति होती है। अब बात करेंगे ख्याति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है, यानी एक्चुअल में जितना एक्सेस प्रॉफिट हो सकता है सामान्य लाभों की तुलना में, जितना एक्सेस में या अधिक में प्रॉफिट हो सकता है, उसी का आज के दिन जो वर्तमान प्राइस है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वही आपका गुडविल है, वही आपकी ख्याति है। व्यवसाय का वह पूंजीकृत मूल्य जो उसकी विभेदात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है, उसे अधिक लाभ क्षमता की तरफ आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, यानी कि ख्याति जो है वो आपको कहा जाता है। अब बात करेंगे इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा व्यापार का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, उसका प्रोडक्शन किस प्रकार का है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड किस प्रकार की है, प्राइसिंग कैसी है, उन सब बातों पर। ऐसी फर्म जो उच्च मूल्य वृद्धि उत्पादों का उत्पादन करती है या जिनके उत्पादों की मांग स्थिर रहती है, अधिक लाभ कमाती है, उनकी ख्याति भी क्या रहेगी? अधिक। भाई जिनकी डिमांड ज़्यादा है, एकाधिकार है, मोनोपोली सिस्टम है, जहां पर उसी तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, अन्य कोई प्रोडक्ट उसके तुलना में जो है चलन में नहीं है, तो निश्चित रूप से उस व्यापार का जो ख्याति है, जो गुडविल है, वो अन्य व्यापार की तुलना में अधिक होगा। स्थान विशेष, स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई कोई भी हम प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, देखिए एक तो ये होता है कि क्वालिटी मैटर्स, अगर क्वालिटी अच्छी है हम वहीं जाएंगे, किसी व्यापार की पॉलिसी अच्छी है तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन साधारणतः क्या होता है, हम ऑफिस से घर, स्कूल से दुकान, जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो अपने रास्ते में दुकानें आती है, जो इजी गोइंग हो, हम सामान जो है वहीं से खरीदते हैं। किसी दूसरे शहर में गए तो बस स्टैंड, जो टैक्सी स्टैंड, जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर भी हम रुके हैं, इसके आसपास जो दुकानें, जो व्यापार रहेगी, हम वहीं से प्रोडक्ट क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। तो उनकी तुलना में क्या करना है अपने को? ख्याति उनकी ज़्यादा होगी जो एप्रोप्रिएट स्थान पर हो। यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पर स्थित है तो उस स्थान पर जहाँ ग्राहकों की अधिक भीड़ है, ख्याति का मूल्य भी क्या होने लग जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार हम बात करते हैं ना कि एक लोकल लैंग्वेज में कि दुकान की दुकान तो भाई मेन मार्केट में है। तो मेन मार्केट मीन्स व्हाट? मेन मार्केट का मतलब ये है कि भाई वहाँ भीड़ ज़्यादा है, कस्टमर वहाँ जुड़ते हैं, हर तरह का सामान, हर तरह का प्रोडक्ट जो है वहाँ पर मिलता है। तो ये दुकान, ये ऑफिस, ये फैक्ट्री भी वहीं पर स्टेबल है जहाँ पर कस्टमर बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादा आते हैं, अन्य व्यापार की तुलना में ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। तो स्थान भी जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण तत्व या फैक्टर होता है। प्रबंध निपुणता, निश्चित रूप से किसी भी व्यापार को संचालित करने में, चलाने में, उसके लाभ कमाने में जो मेन फैक्टर होता है वो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध से जुड़ा होता है। और प्रबंध अच्छा, व्यापार अच्छा, लाभ अच्छा, तो व्यापार और लाभ अच्छा तो ख्याति भी स्वतः ही क्या हो जाएगी? अधिक मूल्य होने वाला है। एक सुप्रसिद्ध फर्म ऊंची उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करती है, जिससे उसकी ख्याति के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जो कॉस्ट निकल करके आ रहा है वो अच्छा है, कम मूल्य पर जो है प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो मार्केट में ज़्यादा महंगा बेच पाएंगे, उससे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगी? गुडविल। मार्केट में अपनी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है? अगर एकाधिकार की स्थिति है या कंपटीशन एकदम सीमित है, लिमिटेड है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अपना जो व्यापार है अधिक लाभ अर्जित करेगा, ख्याति भी जो है वो अपनी क्या होगी? अधिक रहेगी। तो अधिक लाभ अर्जित करेगा, इससे फर्म की ख्याति के मूल्य में भी क्या होने वाली है? वृद्धि जो है वो होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? विशेष लाभ। विशेष लाभ जुड़ा होता है व्यापार के अंतर्गत हमें सुविधाएं, फैसिलिटीज क्या है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, समाज की तरफ से, या अपनी जो बिजनेस पॉलिसी है उनकी तरफ से। जैसे अपने पास आयात लाइसेंस है, बिजली की जो रेट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो दरें हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। निरंतर आपूर्ति का आश्वासन है, जहाँ से भी हम माल खरीदते हैं वहाँ पर समय पर हमें डिलीवरी हो जाती है, हम आगे जो है समय पर बेच पाएंगे।
माल पूर्ति के दीर्घकालीन ठेके, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस डील्स है, सुप्रसिद्ध सहयोगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो अपने क्या करते हैं, गुडविल यानी ख्याति का मूल्य बढ़ाते हैं। व्यापार की जो लाभार्जन क्षमता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। प्रश्न दिया गया है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की व्याख्या कीजिए। किन किन विधियों से गुडविल यानी कि ख्याति कैलकुलेट की जा सकती है? तो ख्याति के मूल्यांकन की जो प्रमुख विधियां हैं 3 होती है, औसत, अधिलाभ और पूंजीकरण विधि। एक हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट से, और दूसरा निकाला जा सकता है सुपर प्रॉफिट, और तीसरा हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि औसत लाभ क्या होता है, अधिलाभ क्या होता है। औसत लाभ की जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास में कुछ वर्षों के जो लाभ है वो दिए गए होते हैं। हम क्या करते हैं, उनका टोटल करते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स का, वर्षों की संख्या का भाग लगा देते हैं। यह क्या आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ। और करना क्या है, औसत लाभ को जितने भी वर्ष का क्रय कहा जाए, प्रश्न में जो आधार दिया जाए कि इतने वर्ष के क्रय के आधार पर उससे गुणा कर देंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगी, गुडविल यानी कि ख्याति। और अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट पहले ज्ञात करेंगे, और सुपर प्रॉफिट को जितना भी कहा जाए 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, उससे गुणा करके हम क्या कर लेंगे, गुडविल यानी कि ख्याति की जो गणना है वो कर ली जाएगी। फिर आता है आपका पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। ये औसत लाभों से भी होता है और अधिलाभों से भी होता है। पहले औसत लाभों का पूंजीकरण करेंगे, उसमें से विनियोजित पूंजी घटा देंगे, और अगर अधिलाभों के आधार पर पूछा जाए तो डायरेक्ट जो अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य होता है वही ख्याति का मूल्य होता है। किस प्रकार, देखिए फर्स्ट बात करते हैं हम औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट विधि। कुछ वर्षों के लाभों को जोड़कर वर्षों की संख्या का भाग देकर हम क्या निकालते हैं, औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, और उस एवरेज प्रॉफिट को उस क्रय के वर्षों से गुणा कर देंगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा, औसत लाभ। औसत लाभों से यहां से कुछ वर्षों के लाभों को जोड़कर वर्षों की संख्या का भाग देकर ज्ञात करने से है। इस विधि में औसत लाभ को ध्यान से देखिएगा, औसत लाभ को निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या यानी कि जैसा भी आपको प्रश्न में कहा जाए, जितने भी क्रय वर्ष कहे उससे गुणा करके क्या करना है, आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे। जैसे आपको कहे 3 वर्षों के औसत लाभों का 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। किस प्रकार, ये देखिए, माना प्रॉफिट्स दिए गए हैं अपने को फर्स्ट ईयर के 10,000, दूसरे साल के प्रॉफिट दे दिया मान लीजिए अपने को 15,000, और तीसरे साल के अपने को मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया गया है 11,000 रुपए, और कह दिया तीन वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो भी आपको 3 वर्षों का लाभ दिया गया है, तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग लगाएंगे, तो क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ। और उस औसत लाभ को क्या करना है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर यानी कि 2 वर्षों से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ख्याति जो है स्वतः ही आ जाएगी। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले हमने लिया औसत लाभ, औसत लाभ निकल करके आया 10,000 प्लस
15,000 प्लस 11,000 बटा 3, तो 36,000 बटा 3, ये आ जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ औसत लाभ आया आपका, एवरेज प्रॉफिट। हमें ख्याति क्या कहा गया है? औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो गुडविल क्या आ जाएगा? इसको 2 से गुणा करना है। औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो औसत लाभ आया 12,000, क्रय के वर्ष प्रश्न में कहा गया है 2, तो ये आ जाएगा आपका 24,000। गुडविल कितनी आ जाएगी? 24,000। अब आपको औसत लाभ में भी 2 पॉइंट जो है विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट तो ये कि अगर आपके प्रॉफिट्स में असामान्य लाभ हानि जुड़े हुए हैं तो उन्हें अलग किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि मेरा व्यापार है जिसके अंतर्गत मैं आपको साझेदारी के रूप में शामिल कर रहा हूं, और मैंने कहा कि देखिए पिछले 5 वर्षों के जो लाभ है, लगभग 5 वर्षों के जो लाभ है वो औसतन एवरेज जो है वो 25,000 रुपए निकल करके आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपने खाते देखे, आपको लगा कि भी 25,000 का लाभ आ रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उस 25,000 में क्या है? ऐसी राशि शामिल है जिसके लिए आप गुडविल पे नहीं करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? कि हो सकता है किसी वर्ष मैंने कोई प्लांट प्रॉपर्टी बेचा, उससे लाभ कमाया और P&L अकाउंट में लिख दिया तो उससे लाभ बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है किसी वर्ष मैंने गैर व्यापारिक लाभ कमाए हो, उस व्यापार के लाभ का हिस्सा नहीं हो। जैसे मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, फर्नीचर के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य से लाभ कमा लिया, वह भी प्रॉफिट में शामिल है। तो क्या आप उस पर गुडविल देंगे, ख्याति देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसी हानियां भी हो सकती है जो व्यापार में शामिल हो, उन्हें अलग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए गत वर्ष में मशीनरी जो है वो जल करके आग से नष्ट हो गई, तो क्या वह मशीनरी का जो आग से जलना है वो हर वर्ष होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे लाभ, ऐसी हानियां जो असामान्य है, असाधारण है, गैर व्यापारिक है, या जो भविष्य में नहीं होने वाले, उन लाभ और हानियों को अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे? अगर लाभ है तो घटा दीजिए, हानि है तो जोड़ दीजिए, व्यापार का लाभ आ जाएगा, और उसी का हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है, औसत निकालना, और जितने वर्ष का भी क्रय कहे से गुणा करके ख्याति कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में कह देता 10,000 और आगे ब्रैकेट में लिख देता कि भाई पहले वर्ष मशीनरी 2,000 रुपए आग से नष्ट होगी, तो क्या लाभ 10,000 लेते? नहीं, 12,000 लेते हैं, क्योंकि मशीनरी हर वर्ष आग से नष्ट नहीं होने वाली है। तो जो अगले वर्ष नहीं होने वाले हैं, प्रतिवर्ष नहीं होने वाले, उनको अलग कर देंगे। फिर क्या लिखा है? यदि लाभों में, ये तो आ गया असामान्य, असाधारण या गैर व्यापारिक या भविष्य में नहीं होने वाले लाभ हानि में शामिल है तो उन्हें अलग किया जाएगा। यानी लाभों को तो घटाएंगे और हानियों को जो है वो जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और क्या आ जाएगा? यदि लाभों में वृद्धि या कमी की स्थायी प्रवृत्ति है, केवल और केवल वृद्धि हो रहा है या केवल और केवल कमी हो रहा है, तो औसत के स्थान पर, एवरेज के स्थान पर क्या लेंगे? वेटेड एवरेज निकाला जाएगा, भारित औसत जो है कैलकुलेट किया जाएगा। यानी लाभ जो 5,000 का था, फिर 10,000 का हो गया, फिर 20,000 का हो गया, फिर 30,000 का हो गया, फिर 50,000 का, तो एवरेज नहीं लेकर के वेटेड एवरेज ले लेंगे। किस प्रकार? जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट दे दिया, ये प्रॉफिट्स है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000। ये आपको 5 वर्षों के प्रॉफिट्स दिए गए, लाभ दिए गए। तो क्या करें? जोड़ दें, 5 का भाग लगा दें? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि लाभ देखो 5, 10, 20, 30, 50, प्रतिवर्ष लाभों में केवल और केवल वृद्धि हो रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो यहां पर भार दिया जाएगा और वेट हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही देना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चाहे लाभों में निरंतर कमी हो रही हो, 50, 30, 20, 10, 5, 2 ऐसे हो, तब भी आपको ऐसे मत कर देना 5, 4, 3, 2, 1, भार यही देना है 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या कर देंगे? इनका प्रोडक्ट कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, गुणा करेंगे 5,000, 20,000
60,000 60,000, 1,20,000 और आपका 2,50,000। टोटल कर लेंगे 2 4 4,55,000 और ये आपकी टोटल है 15। तो 4,55,000 में क्या कर देंगे, 15 का भाग लगा देंगे। यही आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। क्या करना है, 4,55,000 में 15 का भाग लगाना है। $30,333 समथिंग आ जाएगा आपका भारित औसत। यानी लाभों में केवल और केवल वृद्धि हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे उसकी जगह वेटेड। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया औसत विधि से लाभों की ख्याति की गणना। अब बात करेंगे अधिलाभ के आधार पर एज पर सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, अधिलाभ जो है वो ज्ञात किया जाएगा। और किस प्रकार से हम अधिलाभ ज्ञात करेंगे, सुपर प्रॉफिट की गणना की जाएगी। अधिलाभ का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है वो यह होता है कि व्यापार के जो औसत लाभ है या जो वास्तविक औसत लाभ है वो सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट से कितना अधिक है, वही आपका अधिलाभ होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है, औसत या भारित औसत। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सामान्य लाभ क्या होता है, विनियोजित पूंजी को प्रत्याय दर से गुणा करनी है। अब बात करें विनियोजित पूंजी क्या है, तो कैपिटल, रिजर्व, P&L का क्रेडिट शेष। अगर डेबिट शेष है तो उसमें से वह राशि घटा दी जाएगी। देखिए अधिलाभों से आशय औसत लाभ का सामान्य लाभों पर आधिक्य से है। ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक लाभ के आधार पर नहीं बल्कि अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट के आधार पर करना वांछनीय माना गया है। औसत लाभ पे भी निकालते हैं, अधिलाभ पे भी निकालते हैं, लेकिन गुडविल यानी देखिए 1,00,000 रुपए आप किसी व्यापार विशेष में लगा करके कार्य करें, आपको 10,000 का लाभ होगा। मेरे व्यापार में जुड़ते हैं तो लाभ 15,000 यानी 15,000 का हो सकता है। तो औसत तो 15,000 है, लेकिन अधिलाभ यानी आप सामान्यतया किसी व्यापार में लगाते हैं, उसकी तुलना में मुझे या मेरे व्यापार से आपको लाभ होने वाला कितना है, 5,000 एक्सेस है, तो उसके आधार पर गुडविल ज्ञात की जानी चाहिए। सुपर प्रॉफिट का मानना है। कैसे निकलेगा अधिलाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, इंग्लिश में लिखें तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये आपका सामान्य लाभ या जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय दर, कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा रेट ऑफ रिटर्न। और विनियोजित पूंजी कैपिटल, रिजर्व, P&L का क्रेडिट, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो उस राशि को क्या कर दिया जाता, इसके अंतर्गत प्लस कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता। किस प्रकार, देखिए ये तो आपका हो गया अधिलाभ। अब देखिए अपन बात करते हैं अधिलाभों के संदर्भ में। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, यहां मैंने लिखा विनियोजित पूंजी और लिख दिया 1,00,000। प्रत्याय दर मैंने लिख दिया 10%। औसत लाभ मैंने लिख दिया 12,000 और ख्याति मैंने लिख दी 3 अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। ये आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे रखी है ताकि आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए। देखिए एक तो दिया गया है आपको औसत लाभ 12,000 और सामान्य लाभ कितना आएगा, इस 1,00,000 का 10%, ये आपका आ गया सामान्य लाभ। एक 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000। तो औसत लाभ है 12,000, सामान्य लाभ है 10,000, तो अधिलाभ कितना आ जाएगा 2,000। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट।
और गुडविल कितनी आ जाएगी? ख्याति। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, यानी आंसर निकल करके आ जाएगा ₹6000, यानी 6000 जो है आपका अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना। तो करना क्या है? पूंजी गुणा दर औसत लाभ, सामान्य लाभ, औसत लाभ दिया गया होगा, डिफरेंस आएगा अधिलाभ, जितने वर्ष का क्रय कहे उससे गुणा कर देंगे, आ जाएगी ख्याति। अब ये तो हो गया औसत लाभ और अधिलाभ का क्रय के आधार पर गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेशन किस प्रकार होने वाली है। तो पूंजीकरण विधि से जो ख्याति की गणना करोगे उसके आधार भी 2 है, एक तो औसत लाभ का पूंजीकरण, दूसरा जो है आपका अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण जो है वो किस प्रकार किया जाए। तो औसत लाभ का पूंजीकरण तो ये होता है औसत लाभ जितना भी आपको प्रश्न में दिया गया है गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। इसमें से विनियोजित पूंजी घटाओगे, स्वतः ही क्या आ जाएगा? ख्याति आ जाएगा, गुडविल। जैसे मान लीजिए कि औसत लाभ दिया गया 15,000, दर है 10%, तो 15,000 गुणा 100 बटा 10 150, और विनियोजित पूंजी अगर 1,20,000 है तो घटा दीजिए 30,000 क्या आ जाएगी? गुडविल। होता है क्या है विनियोजित पूंजी? कुल संपत्तियों में से ख्याति छोड़ करके बाह्य दायित्व घटा दीजिए, स्वतः ही क्या आ जाएगा? विनियोजित पूंजी आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये तो हो गया औसत लाभ। अधिलाभों का पूंजीकरण कहें तो अधिलाभों का पूंजीकृत मूल्य ही गुडविल होता है, ख्याति होता है। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। जैसे माना विनियोजित पूंजी 1,00,000 रुपए, प्रत्याय दर 10%, औसत लाभ 12,000। ख्याति की गणना पूंजीकरण विधि द्वारा। तो क्या करना है? औसत लाभ के आधार पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं और अधिलाभ के भी आधार पर। तो सबसे पहले तो औसत लाभ का पूंजीकरण कर लेंगे। गुणा 100 बटा दर, जो भी राशि आएगी, कितना है औसत लाभ? 12,000 गुणा 100 बटा दर है दर 10, ये आ जाएगा 1,20,000। इसमें से क्या घटा दो? विनियोजित पूंजी, जो कि दी गई है 1,00,000। तो ख्याति कितना आ जाएगा? 20,000 यानी 20,000। ये तो क्या कर दिया हमने? औसत लाभों का पूंजीकरण। और अगर अधिलाभों यानी कि सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण कहें तो क्या करेंगे? पहले सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा, फिर 100 बटा 10 करना है। किस प्रकार? देखिए, ये हो गया आपका औसत लाभ, वास्तविक लाभ 12,000। ये आपका आ गया सामान्य लाभ, एक लाख का 10% यानी कि 10,000। फिर आपका आ जाएगा अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस। और ख्याति में क्या करना है? इसी का तो पूंजीकरण करना है। तो 2,000 गुणा 100 बटा 10 बराबर ₹20,000। ये आपकी गुडविल आ जाएगी ख्याति। तो औसत लाभों का पूंजीकरण तो पहले कैपिटलाइजेशन कर दो, फिर विनियोजित पूंजी घटा दो।
और अधिलाभ गए तो पहले अधिलाभ ज्ञात कर लो, फिर उसका पूंजीकरण कर लो, स्वतः ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, आपकी ख्याति की जो गणना है वो किस प्रकार से दर्ज की जा सकती है। अगला प्रश्न कहता है, यदि समस्त साझेदारों के मध्य यह समझौता होता है कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार निर्धारित की जाएगी, तो आप सभी साझेदारों की नई पूंजी जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि राम और श्याम पहले से साझेदार है, मोहन एंटर हो रहा है, मान लिया कि 1/4 1/4 हिस्से के लिए, तो कुछ ना कुछ पूंजी भी लेकर के आ रहा है, और साथ में यह अग्रीमेंट, यह समझौता हो रहा है कि नए साझेदार के एडमिशन के पश्चात अब जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात है, पूंजी भी उसी अनुपात में होनी है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए, यदि समस्त साझेदारों के मध्य यह समझौता होता है कि प्रत्येक साझेदार की पूंजी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में निर्धारित की जाएगी, तो नए साझेदार के लाभ के हिस्से, इंपॉर्टेंट थिंग, नए साझेदार के लाभ के हिस्से और उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर टोटल कैपिटल ज्ञात करेंगे। यानी नया साझेदार कितनी पूंजी लेकर के आ रहा है, उसका लाभ में हिस्सा कितना है, जैसे उसका रेसिप्रोकल करोगे, उसका अपोजिट करके गुणा करोगे, आपके सामने क्या आ जाएगी, कुल पूंजी। और कुल पूंजी को क्या करना है, नए लाभ हानि अनुपात में वितरित कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, आपका सभी साझेदारों की नई पूंजी आ जाएगी। कुल पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, जो साझेदारों की अंतिम पूंजी होगी। अब इसके पश्चात क्या करना है, अगर पूंजी कैपिटल जो है इस नई पूंजी से कम है तो राशि और लाई जाएगी, और अगर अधिक है, ज्यादा है, तो वह राशि फर्म से निकाल ली जाएगी, विड्रॉन की जाएगी। यदि किसी साझेदार की पूंजी ज्ञात अंतिम शेष से कम है तो उसके द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाई जाएगी, जबकि किसी साझेदार की पूंजी ज्ञात पूंजी शेष से अधिक है तो अतिरिक्त राशि फर्म से निकाल ली जाएगी। कम है और लाई जाएगी, ज्यादा है निकाल ली जाएगी। किस प्रकार से किया जाएगा, प्रश्न की सहायता से क्लियर कर देते हैं। उदाहरण देखिए, ए बी एक फर्म में साझेदार है, लाभ हानि है 2:1 में, लाभ का विभाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। सी 30,000 रुपए पूंजी के लिए लेकर के आता है, 1/4 हिस्से के लिए 30,000 रुपए पूंजी के लेके आता है, तो टोटल 120 होनी है कैपिटल। आगे देखिए, ख्याति, परिसंपत्तियां, दायित्वों से संबंधित समायोजनों के पश्चात पुराने साझेदार ए और बी की पूंजी 55,000 और 40,000 रुपए है। यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन के अनुपात के अनुसार होगी। प्रश्न समझ में आ गया, क्या कहा था, यही तो पूछा गया था कि भाई अगर नए लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम ज्ञात करके बता रहे हैं। कैसे कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार हो, तो ए और बी की नई पूंजी ज्ञात कीजिए, और यह मानते हुए रोज नामचा प्रविष्टियां करें कि जिस साझेदार की पूंजी कम होगी वह आवश्यक राशि लाएगा, और ज्यादा है वो निकाल ली जाएगी। तो किस प्रकार करना है अपने को, सबसे पहले तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात देखते हैं। ए अनुपात बी 2:1 में, सी एक नया साझेदार है 1/4 हिस्से के लिए। ये ऐसी इंफॉर्मेशन अपने को प्रश्न में दी गई है। माना कुल लाभ और सी का हिस्सा 1/4, तो भाई शेष कितना रहेगा, शेष रहेगा 3/4। भाई एक में से 1/4 दे दिया, यानी 4 में से एक हिस्सा सी को, तो बचे हुए 3 हिस्से ए और बी को। तो इनमें से ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 2/3, बी को कितना मिलेगा 3/4 का 1/3, और सी को कितना मिलेगा 1/4। ये निकल के आएगा 2/4, 1/4 और 1/4, 2, 1, 1। ये नया अनुपात है।
सी एडमिशन ले रहा है 1/4 का, उसको उसका हिस्सा दिया, शेष लाभ ए बी में बांटा, नया अनुपात आ गया। अब करना क्या है, सी जो 1/4 हिस्से के लिए 30,000 की पूंजी लेके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुल पूंजी कितनी होगी, सी 1/4 हिस्से हेतु पूंजी कितनी लेके आ रहा है, 30,000, 1/4 शेयर, तो टोटल पूंजी कितनी आ जाएगी, 4/1। एक लाख 20,000। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत ए की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी कितनी है और सी की पूंजी कितनी है। तो ए की पूंजी होनी चाहिए 1,20,000, चूंकि 2 अनुपात में है तो 2/4 यानी कि 60,000 रुपए। बी की पूंजी कितनी होगी, 30,000 और सी की पूंजी 30,000। ये अंतिम पूंजी होनी चाहिए। क्या करना है, नए साझेदार के लाभ के हिस्से और उसकी पूंजी के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात करो, जिसे नए अनुपात में कैलकुलेट कर लीजिए, ये नई पूंजी आ जाएगी। और अगर पुरानी पूंजी से कम है और लाई जाएगी, ज्यादा है तो हटा ली जाएगी। किसकी कितनी पूंजी है, ए की 55 और बी की 40,000। ए की कितनी होनी चाहिए, 60, तो 5,000 और ले आएगा। बी की कितनी होनी चाहिए, 30,000, जबकि कितनी दी गई है, 40, तो 10,000 निकाल लेगा। यानी ए की अंतिम पूंजी 60,000 रुपए ज्ञात की गई है, जबकि वास्तविक पूंजी 55,000 रुपए ही है। अतः 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लाई जाएगी। ये का पूंजी कितना निकल कर गया, 60,000, जबकि एक्चुअल में है कितना, 55, तो 5,000 क्या करेगा, ए अतिरिक्त पूंजी ले आएगा। ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट ₹5,000। और बी के साथ क्या हो रहा है, अंतिम पूंजी 30,000 होनी चाहिए, 40,000 है, तो 10,000 की राशि वहां से विड्रॉन कर लेगा, निकाल लेगा। बी की ज्ञात अंतिम पूंजी 30,000 रुपए है, जबकि वास्तविक पूंजी 40,000 रुपए है। अतः 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी व्यापार से, फर्म से हटा ली जाएगी। तो हटा ली जाएगी तो क्या प्रविष्टि करेंगे, लाने पर बैंक टू एज कैपिटल, विड्रॉन करने पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये आपको क्या करना है, अगर पूंजी जो है नए अनुपात में हो तो नए साझेदार का लाभ का हिस्सा उसके द्वारा लाई गई पूंजी से हम क्या करेंगे, टोटल पूंजी ज्ञात कर लेंगे, जिसे सभी साझेदारों में लाभ हानि विभाजन में बांट देंगे। अगर पूंजी कम है इस 60,000 से, जैसे कि 55,000 ही थी तो 5,000 ले आया, यहाँ 40,000 है जबकि वास्तविक पूंजी 30,000 होनी चाहिए, तो 10,000 की पूंजी क्या कर ली जाएगी, हटा ली जाएगी। ये 5,000 एक्स्ट्रा लाने की और ये जो है 10,000 रुपये की पूंजी वहां से हटाने की। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही नए प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।